Good morning, class 7. Beta, yesterday we studied about the first chapter of history, India in medieval period. है ना, हमने इसमें इंडिया का ओरिजिन पढ़ा था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है ये भी पढ़ा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं ये हमने पढ़ा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है ये हमने जाना था। और क्या पढ़ा था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड को जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट मेजर चेंजेस इन 18th सेंचुरी एडी। अब इसमें हमें पढ़ना है कि 18th सेंचुरी एडी में क्या बदलाव आए थे, इंडिया में, हमारे देश में क्या क्या चेंजेस आए थे, है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए। फर्स्ट है, इन द 7th सेंचुरी एडी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन देयर वाज अ अनार्ची इन द कंट्री, है ना। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री 6th क्लास से पढ़ी थी, है ना। एंशियंट हिस्ट्री कब तक मानी जाती है, 7th सेंचुरी तक, जब हर्षवर्धन लास्ट किंग थे, है ना। हर्षवर्धन का जब किंगडम ख़त्म हो गया उसके बाद फिर हमारी कंट्री में, हमारे देश में मिडिवल पीरियड का स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। तो हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन की डेथ के बाद, राजा किंग हर्षवर्धना के डेथ के बाद कंट्री में एनार्ची की कंडीशन आ गई थी। एनार्ची मतलब जिसका कोई राजा नहीं होता है ना। सब अपने अपने मन के करते हैं, कोई कहीं भी लूटपाट मचाता है, कोई भी लॉ नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ पर उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनार्ची, है ना। तो किंग हर्षवर्धन की डेथ के बाद कंट्री में एनार्ची की कंडीशन आ गई थी। जो राजपूत थे इंडिया में, उन्होंने अपने स्मॉल स्टेट्स इस्टेब्लिश कर लिए थे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। सेकंड, सोशल फील्ड जो था, कास्ट सिस्टम जो था सोशल फील्ड में, वो काफ़ी रिगिड हो चुका था। हमने क्या पढ़ा था पीछे कि मिडिवल जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें कास्ट सिस्टम था। पूरी जो सोसाइटी थी वो 4 कास्ट्स में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मिडिवल पीरियड में हर्षवर्धना की डेथ के बाद हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही कठोर हो चुका था। रिगिड मतलब होता है जिसे बदला नहीं जा सकता या बहुत कठोर, है ना। थर्ड, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम और भी दूसरे ऐसे कई सिस्टम थे, कई ऐसी बैड प्रैक्टिसेस थी जो इंडियन सोसाइटी में प्रेवेलेंट हो चुकी थी। इस्लाम बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था कंट्री के ऑल पार्ट्स में, और भी दूसरे जो फॉरेन रूलर्स थे उन्होंने भी अपना पावर इंडिया में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था बिफोर द अराइवल ऑफ मुगल्स के आने के पहले काफ़ी सारे फॉरेन रूलर्स जो थे वो इंडिया में अपना पावर इस्टेब्लिश करने लगे थे। मुग़ल एम्पायर जो है 16th सेंचुरी में के स्टार्ट में, शुरुआत में, 16th सेंचुरी के शुरुआत में मुग़ल एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। 18th सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा और अगले 100 ईयर्स में उन्होंने अपना प्रोमिनेंस पूरी तरीके से लॉस्ट कर दिया इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश आए 18th सेंचुरी के मिडिल हाफ में, और उन्होंने लगभग यहाँ से लगभग फिर मिडिवल पीरियड का एंड माना जाता है, ठीक है। तो ये 18th सेंचुरी में जो चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में उसके बारे में इसमें बताया गया है। देन सोर्सेज ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड को जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं जो हिस्टोरियंस ने कलेक्ट किए हैं। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सोर्सेज को, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो सारे सोर्सेज हैं जिनमें जो उनमें मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन और न्यूमिस्मेटिक्स
इसमें इंक्लूड है ना। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग्स, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। इंस्क्रिप्शन जो रॉक्स पर और पिलर्स पर रिटन एविडेंस है, रिटन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इंस्क्रिप्शन। और न्यूमिस्मैटिक्स क्या होते हैं? कॉइन्स। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो मिडिवल पीरियड को जानने में हिस्टोरियन को हेल्प करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में। एंशियंट बिल्डिंग है ना, जो एंशियंट बिल्डिंग्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें टेम्पल्स इंक्लूड हैं, मॉस्क हैं, फोर्ट्स हैं, पिलर्स हैं और भी जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। टेम्पल में कौन कौन से टेम्पल्स हैं मिडिवल पीरियड के? खजुराहो, कोणार्क टेम्पल। मॉस्क कौन कौन से हैं? जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, जो मिडिवल पीरियड में बनाया गया था। फोर्ट्स में रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट। पिलर्स में कुतुब मीनार और भी कई सारी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जो मिडिवल पीरियड को जानने में हेल्प करते हैं। मिडिवल पीरियड का एक बिगेस्ट सोर्स है। देन इंस्क्रिप्शन जो है उस समय जो मिले हैं वो कॉपर की प्लेट्स पर, रॉक्स पर और पिलर्स पर मिले हैं, है ना। और ये टेम्पल्स में भी पाए गए हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम आते हैं। ये हिस्ट्री को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि इंस्क्रिप्शन जो हैं उससे कोई हिस्टोरियन कंक्लूजन नहीं निकाल सकता है कि उस समय सोशल और इकोनॉमिक लाइफ उस समय के लोगों की कैसी रही होगी। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो मिडिवल पीरियड में जो एम्पायर थे इंडिया में, उनके नेचर और एक्सटेंट को काफ़ी हद तक जानने में हेल्प करते हैं। इंस्क्रिप्शन ये भी हमें बताता है कि आर्ट और आर्किटेक्चर जो फ्लॉरिश हुए थे मिडिवल पीरियड में वो किन किन रूलर्स के अंडर में फ्लॉरिश हुए थे, ठीक है। देन कॉइन्स मतलब क्या होता है? सिक्के, जानते हैं आप, है ना। जो कॉइन्स हैं वो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स बताते हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ जो ऐतिहासिक लोग व्यक्तित्व रहे होंगे, किंग, रूलर्स, और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। किसी भी उस समय की कोई भी जो रूलर, कोई भी जो किंगडम होगा, किसी भी किंगडम के इकोनॉमिक कंडीशन को ये कॉइन्स के थ्रू हम बहुत इजीली जान सकते हैं, है ना। मोर ओवर थ्रू कॉइन्स वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ अ रूलर। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि हम कॉइन्स के थ्रू जो उस समय रूलर्स होंगे उनके टेस्ट को, उनके टेस्ट मतलब उनको जो उनकी पसंद को जानने में, और उनका टेम्परामेंट कैसा रहा होगा, वो किस तरह के व्यक्तित्व के होंगे, उनमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, इनको जानने में भी कॉइन्स हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब जो दूसरा सोर्स क्या है? लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है अर्ली मिडिवल पीरियड का, अर्ली मिडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक का समय है ना। तो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक के समय तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर हमें किससे मिली है? प्लांट की लीव्स पर लिखे हुए राइटिंग से मिली है। तो 8th से 12th सेंचुरी के बीच में जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं वो सब ज़्यादातर या तो प्लांट की लीव्स पर लिखी गई थी, या तो बाक्स, पेड़ की छालों पर लिखी गई थी, या फिर पेड़ों की स्किन्स पर लिखी गई थी, है ना। हालांकि 1200 AD तक के रिटन रिकॉर्ड जो हैं हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सोर्स माने जाते हैं। ये जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो हमें इंडियन सोसाइटी के जो अलग अलग आस्पेक्ट हैं, डिफरेंट आस्पेक्ट हैं, अलग अलग उनका जो छवि है अलग अलग उनके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिफरेंट आस्पेक्ट को बताते हैं ये रिटन रिकॉर्ड्स। गॉट इट? फिर एक क्रोनोलॉजिकल और अकाउंट अबाउट द लाइव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस रूलर्स, है ना।
ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती हैं? ऑटोबायोग्राफी जब कोई भी पर्सनालिटी या फिर कोई भी पर्सन अपने बारे में कुछ लिखता है, अपने बारे में कोई बुक लिखता है या कोई रिकॉर्ड लिख के रखता है, तो वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या फिर मेमोयर्स हैं, वो सिग्निफिकेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं भारत में मिडिवल पीरियड का। ठीक है, वो किसी भी किंग या और डायनेस्टी की स्टोरी को नरेट करते हैं, बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो बाबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगज़ेब के ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या फिर मेमोयर्स हैं, वो उनके इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं या फिर मेमोयर्स हैं, वो किसी भी रूलर का, किसी भी किंगडम का एक वास्ट डिटेल हमें देते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। सेकेंड इज़ रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक क्या होते हैं? रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक ग्रंथ, है ना। धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं बेटा? जो धर्म से संबंधित होते हैं, है ना। तो जो रिलीजियस बुक हैं वो भी मिडिवल पीरियड का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दीज आर वेल इल्यूस्ट्रेटेड बाय वेरियस मिनिएचर पेंटिंग ना। ये इन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू इल्यूस्ट्रेट किया गया है बहुत अच्छी तरीके से मिडिवल पीरियड में, और साथ ही हमें जनरल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और आर्ट, पेंटिंग, मिडिवल पीरियड में जो आर्ट फॉर्म रहे होंगे उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रकाश डालते हैं। मतलब मिडिवल पीरियड में जो आर्ट का डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली पेंटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं ये रिलीजियस बुक्स। ठीक है, फिर है फॉरेन अकाउंट्स, है ना। मिडिवल पीरियड में फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए उनका एक सच्चा और काफ़ी विस्तार में एक पिक्चर जैसा हमको दिया है अपने रिकॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। जो उस समय सोसाइटी रही होगी मिडिवल पीरियड में, उस समय के जो राजा रहे होंगे उनके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें इन फॉरेन अकाउंट से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े? सोर्सेज ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड को जानने के क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, है ना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने क्या क्या पढ़ा? एंशियंट बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा और कॉइन्स के बारे में पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा। लिटरेरी सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा? जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स में ऑटोबायोग्राफीज, रिलीजियस बुक्स, फॉरेन अकाउंट्स। ओके, देन प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, है ना। प्रोमिनेंट हिस्टोरियन मिडिवल पीरियड में की जानकारी देने वाले जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने मिडिवल पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, इन 11th सेंचुरी अल बरूनी एन ईरानियन स्कॉलर। अल बरूनी कौन था? 11th सेंचुरी में अल बरूनी एक ईरानियन स्कॉलर था, मतलब ईरान से आया था, वो ईरान का एक विद्वान था, जो महमूद गजनी के समय पर इंडिया में आया था। जब महमूद गजनी ने हमारी कंट्री पर अटैक किया था, उस समय पर उसके साथ वो ईरानी स्कॉलर अल बरूनी आया था यहाँ पर, इंडिया में इन्वेड किया था उसने, और इंडियन सोसाइटी का बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपनी बुक तहकीके हिंद में उसने दी है। चंद्रप्रदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में एक स्कॉलर थे, उन्होंने भी अपने बुक में पृथ्वीराज चौहान के समय का जो किंगडम था, पृथ्वीराज चौहान का उस समय की जो सोसाइटी थी, उसका विविड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। और उसके अलावा कल्हण जो थे, उन्होंने भी कश्मीर की हिस्ट्री
इसी सेंचुरी में लिखी थी। ठीक है। इन द 13th सेंचुरी हसन निज़ामी, 13th सेंचुरी में गजनी से आया हुआ हसन निज़ामी जो था, उसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की है। मार्को पोलो ने साउथ इंडिया की जानकारी प्रोवाइड की है अपने अकाउंट्स के थ्रू। 14th सेंचुरी में इब्ने बतूता जो मॉरिश से आया था, है ना, उसने मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है। ख्वाजा अबुल मलिक और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फ़िरोज़ तुगलक, बलबन से लेकर के फ़िरोज़ तुगलक तक की हिस्ट्री अपने अकाउंट्स के थ्रू हमें इन्फॉर्म की है। 15th सेंचुरी में अब्दुल रज़ाक जिसने विजयनगर किंगडम को डिस्क्राइब किया है। इन 16th सेंचुरी में बाबर ने बाबरनामा लिखा था और अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा, ये जो बुक्स हैं, ये जो अकाउंट्स हैं, इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इन दोनों एम्परर्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका इंडिया इन मिडिवल पीरियड यहीं पर फिनिश होता है। अब आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से रीड करना है। जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उस पीडीएफ से देख करके आपको इसे रीड भी करना है अच्छे से। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है बहुत ही केयरफुली आप इसको लिसन करेंगे। और उसके बाद ये नीचे इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, जियोलॉजी, ट्रिब्यूटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्कियोलॉजी और बायोग्राफी। तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय।